हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 10th में सोशल साइंस में जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में हम आपको हल करवाने का प्रयास करेंगे कि आप किस तरह से उसको हल करके 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप वीडियो को सही से देखिए और आप इसको बहुविकल्पी क्वेश्चन को हमारे साथ हल करेंगे और इस तरह से आप देखिए कितने अंक आप 20 में कितने आप सही करते हैं, उसी से आप अंदाजा अपने आप को लगाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो हम 20 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल कराने का प्रयास इसमें करेंगे। अब आप देखेंगे ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, यहाँ पे तुरंत आप तैयार हो जाइए। देखिए यह जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में 20 में आप देखेंगे पहला जैसे है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। एक क्वेश्चन आ गया, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो आप देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अगर आप पढ़े हैं तो आप देखेंगे नेपोलियन किस तरह से अपने शक्ति को आगे बढ़ाया था, किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उससे सभी शक्तियां भयभीत होकर के नेपोलियन को पराजय करने के लिए सोची और इस तरह से इसी में आप देखेंगे कब पराजित हुआ था इसके बारे में हमको जानना है। तो आप देखेंगे 1814 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में और 1715 ईस्वी में। अब आप देखेंगे जो नेपोलियन की पराजय हुई थी आपको बताया गया था कि 1815 ईस्वी में। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। कहां पे हुई थी? वाटरलू के युद्ध में। कब हुआ था? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में आप देखेंगे 1815 ईस्वी में नेपोलियन पराजित हुआ था। क्या हो गया था? पराजित हुआ था। क्या हुआ था? पराजित हुआ था। तो इसलिए आप देखेंगे पहले का आंसर आप जो क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख करके 1815 आप लिखेंगे। ठीक, सही हो गया। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? किसने चलवाई थी गोलियां? आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप देखेंगे पहले अगर आप पढ़े हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? आप देखेंगे 13 अप्रैल को। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जो है आप देखेंगे जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस तरह से आप देखेंगे 13 अप्रैल को। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप देखेंगे माउंटबेटन दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी दिया गया, लॉर्ड इरविन दिया गया है, जनरल डायर दिया गया। तो इसमें आप देखेंगे अगर आप पढ़े हैं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आपको पता होगा कि इसमें जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और इसके बाद उसने जो है गोलियां चलवाने का आदेश दिया था। तो इस तरह से आपको पता चल गया या इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा कि एक यहाँ तो पहला मिल गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? तो जनरल डायर ने चलवाई। और एक क्वेश्चन और मिलेगा ऑप्शन में देता है कभी कभी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित है। तो आप देखेंगे जो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था है वह कहाँ स्थित है। इसमें आपको बताया गया था ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो है अमेरिका के ताज होटल में स्थित है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन दिया गया अफ्रीका, दूसरा दिया यूरोप, आप देखेंगे अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित है, यह ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे इसमें सही होगा, अमेरिका में हुई थी। और अमेरिका में आपको बताया गया था कि यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिका में ही विश्व बैंक और आप देखेंगे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से दो संस्था का स्थापना किया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में की गई थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन अमेरिका। और आप देखिए कपास या ऊन की कटाई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग में की जाती थी। मतलब जो कपास या ऊन की कटाई के लिए जो सबसे अच्छी मतलब मशीन थी, प्रयोग की जाती थी तकनीक, वह कौन सी थी। आप देखेंगे कार्डिंग सिस्टम था। क्या था? कार्डिंग। यह जो आप देखेंगे, जो इसमें आप देखेंगे पहला दिया गया है फुर्जल, दूसरा कार्डिंग, स्पिनर और आप देखेंगे स्टेपलर। तो आप देखें कार्डिंग जो है सिस्टम था मशीन कताई का, एक तरह से कहा जाता था, इसको हृदय कहा जाता था। बहुत अच्छे कताई करने वाली मशीन थी जिसको कार्डिंग सिस्टम कहा जाता था। इसके बाद आप देखेंगे ये तो चार ऑप्शन, चौथे का क्वेश्चन आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद आप देखेंगे मुद्रण की सबसे पहले तकनीक निम्न में से किस देश में विकसित नहीं थी। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि मुद्रण की सबसे पहले तकनीक निम्न में से किस देश में विकसित नहीं थी। तो आप देखेंगे चीन, जो पहले जो मुद्रण कला का विकास हुआ था, यह आप देखेंगे चीन में, जापान में, कोरिया में और इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे यह ऑप्शन दिया गया है, तो आपको पता दिया गया नहीं थी। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे चीन में जो मुद्रण कला का विकास सबसे पहले हुआ, उसके बाद जापान में हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कोरिया में हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ए ऑप्शन आप दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं। मतलब आप देखेंगे जो सही विकल्प का होगा यहाँ पे इंडोनेशिया में। आप देखेंगे मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो है किस देश में विकसित हुई नहीं हुई थी, तो आप देखेंगे इंडोनेशिया में विकसित नहीं हुई थी। तो इस तरह से यह ऑप्शन आप देखेंगे, इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है। अगला जो है पांचवे के बाद छठवां नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संसाधन है। कौन सा संभावित संसाधन है? आप देखेंगे कोयला, पहला ऑप्शन दिया गया कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा बॉक्साइट, तीसरा देखिए पवन ऊर्जा। आप देखिए संसाधन अगर आप पढ़े हैं, संसाधन क्या होता है? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। आप देखेंगे संसाधन में आप देखेंगे जो है जो संभावित संसाधन होते हैं वह क्या होता है, और जो असंभावित संसाधन होता है उसको क्या क्या किसे मतलब क्या कहते हैं। जैसे आप देखेंगे संभावित संसाधन वह संसाधन होता है जिनका उपयोग करने के बाद भी जो है समाप्त नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। और जिनका उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं असंभावित संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कोयला और पेट्रोलियम और बॉक्साइट में आप देखेंगे तो यह क्या है? असंभावित संसाधन है। और जो संभावित संसाधन है यह आप देखेंगे कौन है? पवन ऊर्जा। क्योंकि इससे जो पवन ऊर्जा के द्वारा हम जो है इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो है इन सब का उपयोग पुनः खत्म होने के बाद नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप देखेंगे चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, सुंदरम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे असम दिया गया है, इसके बाद दूसरा दिया गया उड़ीसा दिया गया है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल और इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश। तो सुंदरम राष्ट्रीय पार्क आप देखेंगे यह जो है कहाँ पे स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और आपको पता है सुंदरबन डेल्टा भी आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि सुंदर राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे निम्न में से किसने बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? मतलब निम्न में से किसने बांध जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? कि जो आधुनिक बांधों को जो मंदिर की उपमा दी गई है यह किसने कहा था? तो आप देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी। इस तरह से इसमें आप देखेंगे जो निम्न में से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था वह किसने कहा था? जो आप देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांधों
को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए 8वें का क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? मतलब किस वस्तु का निर्माण भारत का नहीं करता है, आपको बताना है किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है। तो आप देखेंगे कॉफी, तंबाकू और चाय, इस तरह से आप देखेंगे इसमें जो है उर्वरक का जो है उत्पादन जो है भारत नहीं करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे या आप जो है 9 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी का 10 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो आप देखेंगे जो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर दिया गया प्लास्टिक में, मोटर गाड़ी बनाने में, सीमेंट में और एल्युमिनियम में। तो इस तरह आप लिखेंगे इसमें जो 10वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप सीमेंट उद्योग ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन सही कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से है कि श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? मतलब श्रीलंका में कितने उप समूह निवास करते हैं तमिलों के? तो इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है 2 समूह, 4 समूह, 3 समूह और इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में आप देखेंगे वहां पे आप देखेंगे 2 समूह, 2 उप समूह निवास करते हैं। कितना? 2 उप समूह। और सबसे अधिक मात्रा में आप देखेंगे श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग 74% निवास करते थे। और यहाँ पे जो 2 उप समूह थे, एक भारतीय मूल के निवासी तमिल थे और एक श्रीलंकाई तमिल थे। इसलिए 2 समूह वहां पे श्रीलंका में थे। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा लिखा जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 2 उप समूह। इसके बाद आप देखेंगे निम्न में से कौन सी राजनीतिक पार्टी, निम्न में से कौन सी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय दल की नहीं है? आपको इसमें बताना है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल की नहीं है। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, और आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, और आप देखेंगे समाजवादी पार्टी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है यह राष्ट्रीय दल की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल की पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो है यह क्या है? यह एक क्षेत्रीय पार्टी है। इसलिए आप देखेंगे डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही होगा कि जो डी ऑप्शन सही होगा, यानी जो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। इसके बाद हम आप देखेंगे जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मतभेदों को समाज में असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। आप देखेंगे इसमें जो है जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मतभेदों में समाज में असमानता आपको कहाँ दिखाई देता है? तो आप देखेंगे सामाजिक विभाजन दिखाई देता है। कहाँ पे? सामाजिक में दिखाई देगा, यानी सांस्कृतिक और समावेशी आर्थिक में नहीं दिखाई देगा, बल्कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 वाला जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी सामाजिकता में आप देखेंगे इस जो है क्या होता है? असमानता दिखाई देती है। इसलिए अब अगला क्वेश्चन आगे देखेंगे कि 13 नंबर पे हो गया। आप 14 नंबर आगे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14 में देखेंगे कि चुनाव लड़ने और सरकार बनाने में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को कहते हैं। कहने का मतलब आपको बताना है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? आप देखेंगे पहला दिया गया है राजनीतिक पार्टी, दूसरा दिया गया है आप देखेंगे पंचायती दल, स्थानीय दल, और इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को हम कहते हैं राजनीतिक दल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। आपने राजनीतिक दल की परिभाषा आप पढ़े होंगे कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने तथा सरकार में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और इस तरह से सत्ता प्राप्त करने के बाद वह जो है जनता के हित के बारे में कार्य का निर्माण करते हैं, उसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। तो इस तरह से हमने राजनीतिक
दल, इस राजनीतिक पार्टी, यह जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है। मतलब जिम्मेदारी है, किसी भी निर्णय लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है। आप देखेंगे राष्ट्रपति की होगी, या मुख्य न्यायाधीश की होगी, या विधि निर्माण अधिकारी की होगी, या सरकार की होगी। तो आप देखेंगे जो इसमें मेन काम होता है, निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं को उचित ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यह सरकार की होती है। और यह ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। 15 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मतलब सरकार की जिम्मेदारी होती है किसी निर्णय लेने से पहले उसको सही तरह से विचार करके ही कार्यों को करना चाहिए। इसके बाद 16 नंबर पे आते हैं, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। हमें आपको बताना है कि भारत में साक्षरता दर जो है किस राज्य में सबसे अधिक। आप देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है यह कहाँ पे है, केरल में है कि बिहार में है। आप देखेंगे और बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है कि पंजाब में है। तो यहाँ पे आप चारों राज्यों में अगर आप देखेंगे तो केरल में सबसे ज्यादा, कहाँ पे, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही है। सबसे ज्यादा भारत में अगर साक्षरता की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में कौन सा बैंक नोट जारी करता है। क्या करता है, नोट जारी करने का काम किसका होता है। आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया एसबीआई का होता है, या पंजाब नेशनल बैंक का होता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे इसमें जो सही ऑप्शन है यह क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ऑप्शन नंबर सी, यह सही होगा। क्योंकि यही जो है हमारे भारत में जो है नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपने जो है यह क्वेश्चन आप तक यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन देखे। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी और सैनिक। इसमें आप देखेंगे जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही होगा। कृषि जो मजदूर है यह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे। आप देखेंगे वैश्वीकरण की नींव से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे बताना है कि वैश्वीकरण से किस क्षेत्र को लाभ नहीं होता है। तो आप देखेंगे यह कृषि क्षेत्र है, विनिमय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है और ये सभी। आप देखेंगे यहाँ पे जो सही ऑप्शन है यह आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में ही आप देखेंगे वैश्वीकरण का ज्यादा लाभ है नहीं होता है, बल्कि बाकी सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे अधिक से अधिक लाभ होता है। आप देखेंगे इसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है। मतलब इसमें निम्नलिखित में से जो आप दिया गया ऑप्शन है इसमें कौन उपभोक्ता का अधिकार होता है। चुनने का अधिकार होता, उपभोग का अधिकार होता, बाजार के भागीदारी का अधिकार होता, उपभोग वस्तु अधिकार। यानी आप देखेंगे इसमें जो है चुनने का अधिकार जो सबसे सही आंसर आएगा इसमें नंबर 1 ऑप्शन सही होगा। चुनने का अधिकार जो उपभोक्ता का अधिकार होता है वह किसी भी चीज को वह ले सकता है, चुन सकता है, वह पूर्ण रूप से उसको चुनने का अधिकार होता है। तो इस तरह से यह हमने आपको सामाजिक विज्ञान में टॉप 20 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया हूं और इसको आप सही से पढ़ लेंगे। यह संभावित क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं परीक्षाओं में, यह बहुत आपके लिए उपयोगी है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि इससे अगर आप लाइक और जो सब्सक्राइब करेंगे हमारा जो है थोड़ा सा मनोबल और बढ़ेगा, और मैं आपके लिए हर संभव जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए बहुत परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।